बच्चों गुड मॉर्निंग। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अपने घरों में स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। साथ ही मैं आपसे आशा करता हूँ कि आप जो मैं समय समय पर आपको वीडियोस भेजता जा रहा हूँ, आप उसके नोट्स अवश्य बना रहे होंगे, क्योंकि वो आपको बाद में बहुत अधिक काम आने वाले हैं। मैंने कल आपको जो वीडियो भेजा था उसका टॉपिक था मांग का अर्थ और उसकी परिभाषा। साथ ही मैंने आपको उसके साथ कुछ आपको नोट्स बनाने के लिए मैंने आपको अ, और भी मटेरियल भेज दिया था। तो मैं आशा कर रहा हूँ कि आपने वो बना लिया होगा, क्योंकि आप लोगों को सभी विषयों में काफ़ी काम मिल रहा होगा। इस बात को मद्देनज़र रखते हुए मैं बहुत ज़्यादा काम आपको नहीं दे रहा हूँ, लेकिन आपसे मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि जितना भी ये एक दो पन्ने जितना भी आपको मैं दे रहा हूँ, आप इसको अपनी कॉपी में मेरे साथ साथ ही आप जो है बना रहे होंगे, ताकि आपका जो है काम ज़्यादा पेंडिंग भी ना हो। और जो आपको ये टॉपिक समझने में भी ये आपको बहुत मदद करने वाला है ये काम आपका। तो चलिए हम आप अपने टॉपिक को और आगे बढ़ाते हैं और आज बात करते हैं मांग को निर्धारित करने वाले तत्वों की। मांग को निर्धारित करने वाले तत्व, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, मैंने ये कुछ बिंदु लिखे हैं जिन पर जो कि मांग को निर्धारित करने में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो चलिए एक एक करके इन पर बात करते हैं। सबसे पहला बिंदु है वस्तु की उपयोगिता। जैसे कि जब हमने उपयोगिता चैप्टर हमने पढ़ा था, या उपयोगिता वाला टॉपिक जब हमने पढ़ा था, तो हमने ये पढ़ा था कि वही वस्तु हमारे लिए उपयोगी होती है जो कि हमारी किसी आवश्यकता को पूरा करने का सामर्थ्य रखती है। तो वस्तु की मांग को निर्धारित करने में भी वस्तु की उपयोगिता सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निर्वहन करती है। तो वस्तु की उपयोगिता, जो वस्तु जितनी अधिक उपयोगी होगी उसकी मांग भी उतनी अधिक होगी, और जो वस्तु जितनी कम उपयोगी होगी उसकी मांग उतनी अधिक नहीं होगी। तो इसलिए सबसे पहला जो तत्व है वो मैं ये बता रहा हूँ आपको कि वो वस्तु की उपयोगिता है, जो कि मांग को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। नंबर दूसरी बात, आय का स्तर। यानी इससे मतलब है कि अगर उपभोक्ताओं के पास आय का स्तर अच्छा होगा तो वो अधिक मांग करेंगे। इसके विपरीत अगर उपभोक्ताओं का आय का स्तर कम होगा, यानी उनके पास धन नहीं होगा, अच्छी आय नहीं होगी, तो वो वस्तु की मांग ज़्यादा नहीं करेंगे, अपने कम से कम में ही वो काम चला देंगे। तो मांग को निर्धारित करने वाला जो एक और महत्वपूर्ण बिंदु है वो है उपभोक्ताओं की आय का स्तर। मैं समझता हूं आप समझ गए होंगे इसको। अगली बात है धन का वितरण। इसको आप ध्यान से समझेंगे। धन का वितरण का मतलब है कि हमारे समाज में आप जैसे देखते हैं कि कुछ लोग बहुत अमीर हैं तो कुछ बहुत गरीब हैं। यानी अगर धन का असमान वितरण होगा तो क्या होगा, अगर उस समाज में धनी लोग ज़्यादा हैं तो वे आरामदायक और विलासिता की वस्तुओं की ज़्यादा मांग होगी उस समाज में जहाँ धनी वर्ग ज़्यादा होगा। इसके विपरीत अगर किसी समाज में धनी वर्ग कम होगा, यानी मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग वाले लोग अधिक होंगे, तो वहाँ पर क्या होगा, जो सामान्य उपभोग की वस्तुएं हैं उनकी मांग ज़्यादा होगी, और विलासिता की जो वस्तुएं हैं, आरामदेह जो वस्तुएं हैं, उनकी मांग कम होगी। तो ये इस तरह से आपको धन का वितरण जो मैंने टॉपिक लिखा है इसको इस तरह से आपको समझना है। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बिंदु है इसमें वस्तु की कीमत। देखो, मांग को निर्धारित करने वाली जो सबसे प्रमुख जो तत्वों में से एक है वह है वस्तु की कीमत। देखिए,
वस्तु की कीमत मांग को निर्धारित करने में बहुत अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यदि किसी वस्तु की कीमत कम होती है तो उसकी मांग अधिक होती है, और अगर उसकी कीमत अधिक होती है तो उसकी मांग कम होती है। यानी इसमें विपरीत संबंध पाया जाता है। जब किसी वस्तु की कीमत अधिक होती है तो उसकी मांग कम होती है, और अगर उसकी कीमत कम होती है तो उसकी मांग अधिक होती है। तो वस्तु की कीमत भी मांग को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब बात करते हैं स्थानापन्न वस्तुएं। इस पर भी मैंने आपको एक वीडियो बना के भेजा था। स्थानापन्न वस्तुएं जैसे कि आप समझते हैं वे वस्तुएं जो एक दूसरे के विकल्प के रूप में प्रयुक्त की जाती हैं वे स्थानापन्न वस्तुएं कहलाती हैं। जैसे मैंने आपको बताया था गुड़ और चीनी, वो एक दूसरे के स्थान पर प्रयुक्त की जा सकती हैं। तो उनकी जो स्थानापन्न वस्तुएं हैं उनकी कीमतें जो है वो वस्तुओं की मांग को प्रभावित करेगी। अब इसको उदाहरण से समझें। माना जैसे कि स्थानापन्न वस्तु है चाय और कॉफ़ी। चलिए चाय और कॉफ़ी का उदाहरण लेते हैं। यदि किसी वस्तु माना कॉफ़ी की कीमत बढ़ जाए तो क्या होगा, कई ऐसे लोग, अगर कॉफ़ी की कीमत बढ़ जाए तो चाय की मांग बढ़ जाएगी। आप ध्यान से सुन रहे हैं ना, मैं ये कह रहा हूँ कि चाय और कॉफ़ी दो स्थानापन्न वस्तुएं हैं। अब क्या हुआ कि कॉफ़ी का दाम बढ़ा, और जबकि चाय का दाम न तो घटा न बढ़ा, लेकिन कॉफ़ी का दाम बढ़ने से कई ऐसे उपभोक्ता होंगे जो कि पहले कॉफ़ी पी रहे थे, लेकिन जैसे उसका दाम बढ़ा तो वे चाय पीने लग गए। तो इससे क्या होगा, उन्होंने अपना यानी इससे क्या होगा कि चाय की मांग बढ़ जाएगी। अब इसकी विपरीत स्थिति सोचिए, अगर इस कॉफ़ी की कीमत घट जाए तो चाय की मांग पर इसका क्या असर पड़ेगा। कई लोग ऐसे होंगे जो पहले चाय पी रहे थे, अब क्योंकि कॉफ़ी का दाम घट गया है तो वे क्या करेंगे, चाय के स्थान पर कॉफ़ी का उपभोग करने लगेंगे। तो इस प्रकार से स्थानापन्न वस्तुएं भी वस्तुओं की मांग पर प्रभाव डालती हैं। आप और उदाहरणों से भी इसको समझ सकते हैं। इस अगला जो टॉपिक है इसी प्रकार से वो है पूरक वस्तुएं। अब इस पूरक वस्तुओं को समझते हैं। मैंने आपको पहले बताया था कि पूरक वस्तुएं कौन सी होती हैं। पूरक वस्तुएं वो वस्तुएं होती हैं जो एक साथ प्रयोग में लाई जाती हैं। जैसे कार और पेट्रोल है, कलम और स्याही है, कटर और पेंसिल है, मक्खन और ब्रेड है। इस तरह की इसको आप क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो आप देखिए पूरक वस्तुओं में क्या होता है कि अगर किसी एक वस्तु की कीमत बढ़ेगी तो दूसरी वस्तु की अगर किसी एक वस्तु की मांग बढ़ेगी तो दूसरी वस्तु की मांग स्वाभाविक रूप से बढ़ेगी। यानी अगर कार की मांग बढ़ गई तो स्वाभाविक बात है कि पेट्रोल की मांग बढ़ेगी। अगर पेंसिल की मांग बढ़ी तो स्वाभाविक है कि कटर की मांग भी बढ़ेगी। अगर डबल रोटी या ब्रेड की अगर मांग बढ़ी तो उसके साथ जो बिकने वाली चीज़ें हैं, बटर है, जैम है, इनकी मांग भी बढ़ेगी। तो आप समझ रहे हैं कि पूरक वस्तुएं भी किसी वस्तु की मांग को प्रभावित करते हैं। इसी प्रकार अगला जो मैंने यहाँ पर टॉपिक लिखा है वो लिखा है रुचि और फैशन। देखो ये भी मांग को प्रभावित करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगर कोई चीज़, किसी चीज़ का फैशन अभी आया है तो उसकी मांग बढ़ेगी, है ना। और अगर किसी वस्तु का कोई वस्तु जो है आउट ऑफ फैशन हो गई है, यानी फैशन से बाहर हो गई है, तो उसकी मांग कम हो जाएगी। तो फैशन और उपभोक्ता की रुचि
मांग को निर्धारित करने में बहुत अधिक भूमिका निभाता है। अंतिम जो मैंने यहाँ पर बिंदु लिखा है वो है भविष्य में कीमतें बढ़ने की आशा। इससे क्या होगा, अगर माना आपको लगता है कि किसी पर्टिकुलर वस्तु की निकट भविष्य में कीमतें बढ़ने वाली हैं, तो आप क्या करेंगे, आप उस वस्तु को अधिक से अधिक खरीद लेंगे अपने लिए। अगर आपको आज कहा जाए कि आज नमक 15 रुपये प्रति किलो बिक रहा है, लेकिन अगर आपको कहीं से ये पता चल जाए कि आने वाले समय में नमक जो है वो 100 रुपये किलो बिकेगा, तो आप क्या करेंगे, आप अपने लिए कुछ दिनों का नमक कम से कम स्टोर करके रख लेंगे, और आप जहाँ नमक आप 1 आध किलो लेते थे, हो सकता है आप 10 किलो ले लें। तो अगर भविष्य में किसी वस्तु की कीमतें बढ़ने वाली हैं, तो उपभोक्ता क्या करते हैं, उस वस्तु की मांग अचानक से बढ़ जाती है। तो इस प्रकार से ये कुछ तत्व हैं जो मांग को निर्धारित करने में अहम भूमिका निभाते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ आ गए होंगे। आप इनको नोट कर लीजिए और अपनी कॉपी में इसको एलेबोरेट करके आप अपने हिसाब से लिख लीजिए। मैं ये समझता हूँ कि आपको आपकी पढ़ाई में मदद करेंगे। साथ ही आप अगर आपके पास कोई पाठ्य सामग्री आ गई है, तो आप अपनी पाठ्य सामग्री से भी आप जो है इसको और अधिक अध्ययन करके अपनी संकल्पनाओं को, अपनी अवधारणाओं को और अधिक स्पष्ट करने का आप प्रयास करेंगे। आपने वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।